हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 7 फेरों वाली सीरीज़ 3.0 स्टार्ट की गई है, उस सीरीज़ का आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 का रिवीजन करने वाले हैं। और इस पार्ट में जो कुमार गौरव सर के द्वारा टॉपिक करवाया गया था, उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजी। यानी कि इस सेशन में हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस किसके रहेंगे, बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये सीरीज़ जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोनों पार्ट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला पॉइंट। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। वृक्षों और तनों या फिर झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वृक्षों, तनों और झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। तो फटाफट से एक बार फिर से देखेंगे, कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वृक्षों और तनों तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जीवधारियों का जो पंच जगत वर्गीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था। जीवधारियों का पंच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था। ये व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। और अगर सन पूछा जाए कि ये 5 जगत वर्गीकरण कब दिया था, तो 1969 में दिया था। 2 पॉइंट याद रखते हैं, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, व्हिटेकर ने दिया। कब दिया, 1969 में। 5 जगत कौन कौन से हैं, तो ये जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु और पादप। ये 5 जगत हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनास ने किया था। किसने किया था, लैमार्क और ट्रेविरेनास ने। अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहते हैं, द्विनाम पद्धति का जनक किसको कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। किसको कहते हैं, कार्ल लिनियस को। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। और अगर पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। तो कोशिका से संबंधित 4 पॉइंट याद रखने हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। और अगर पूछा जाए कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कोशिका भित्ति से संबंधित। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो यह जो भित्ति है केवल और केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है या फिर जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो जवाब देना होगा कि ये पादप कोशिका में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति जो है ये किस चीज़ की बनी होती है, तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति से संबंधित 2 पॉइंट याद रखने हैं, ये किस में पाई जाती है और ये किस चीज़ की बनी होती है। तो अगर पूछा जाए कि ये किस में पाई जाती है, तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये बनी किसकी होती है, तो ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है ये पादप कोशिका में भी पाई जाती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। इसी प्रकार से है तारकाकाय, जिसको सेंट्रियोसोम के नाम से जानते हैं, ये किस में पाई जाती है, तो ये जो है केवल और केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल डिवीजन। क्या है, कोशिका विभाजन जो है ये इसका काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हरित लवक से संबंधित। तो हरित लवक किस में पाया जाता है, हरित लवक केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो हरित लवक किस में पाया जाता है, केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है किस में होती है, तो ये हरित लवक में होती है। और पादप में जो भोजन का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये हरित लवक में ही होता है। तो हरित लवक से संबंधित 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, हरित लवक में होती है। पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है कहाँ होता है, हरित लवक में होता है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं।
उसके बाद में याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कौन कौन से पॉइंट हमको देखने हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन के द्वारा की गई थी। श्वसन का केंद्र स्थल कौन सा है, श्वसन का केंद्र स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वह किस रूप में संचित होती है, ये एटीपी के रूप में संचित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित कितने पॉइंट हमने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हमने आपको पॉइंट बताए हैं 4, और ये चारों के चारों पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। खोज किसने की थी, अल्टमैन ने की थी। मनुष्य के श्वसन का केंद्र का स्थल कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा संचित होती है किस रूप में संचित होती है, एटीपी के रूप में संचित होती है। अब एटीपी से संबंधित भी 2 पॉइंट पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है, तो वो हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट एटीपी से संबंधित आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम से संबंधित। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और ये सबसे छोटा कोशिकांग है, और इसको पैलेड कण भी कहते हैं। तो 3 पॉइंट राइबोसोम से संबंधित याद रखने हैं। पैलेड कण किसको कहते हैं और प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, तो ये राइबोसोम को कहते हैं। और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम। तो ये तीनों पॉइंट इससे संबंधित आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड। तो डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन की जगह पर इसमें क्या आ जाता है, थायमीन की जगह पर इसमें आ जाता है यूरेसिल। बाकी तीनों के तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो प्रश्न यहीं से आपका बन जाता है कि जो डीएनए और जो आरएनए में नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं उसमें थायमीन की जगह पर कौन सा आ जाता है, तो थायमीन की जगह पर जो नाइट्रोजनी क्षारक है वो कौन सा आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। अब पूछा जाता है कि जो एडेनिन है ये किससे जुड़ता है, ये जो है थायमीन से जुड़ता है। ये तो सबको पता होता है कि एडेनिन थायमीन से जुड़ता है, और गुआनिन और जो गुआनिन है ये साइटोसिन से जुड़ता है। लेकिन जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एडेनिन जो थायमीन से जुड़ता है इनके बीच कौन सा बंध होता है, तो इनके बीच बंध होता है डबल बंध, यानी कि द्विया बंध। एडेनिन और थायमीन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और साइटोसिन और गुआनिन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी बॉन्ड से ये दोनों जुड़ते हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और यह कैसा होता है, यह द्विकुंडलित होता है। और डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यह कैसा होता है, यह एक कुंडलित होता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि डीएनए जो है यह किसका बहुलक होता है, तो ये जो है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का। नेक्स्ट पॉइंट है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है, और अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री में 4 कोशिका का निर्माण और समसूत्री विभाजन में 2 कोशिका का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है लाइकेन से रिलेटेड। तो लाइकेन जो है यह किस किस का सहजीवन है, तो यह कवक और शैवाल का सहजीवन है। वायु प्रदूषण का सूचकांक लाइकेन होता है, और जो लिटमस पत्र है वह रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से कैसे कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कवक और शैवाल का सहजीवन क्या कहलाता है, तो बताना होगा लाइकेन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइकेन जो है यह किसका सूचक होता है, तो लाइकेन जो है यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि लिटमस पत्र कौन से लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो ये रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है यह किस चीज़ की बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वह भोजन के लिए किस शैवाल का यूज करते हैं, तो कोलेरा शैवाल का यूज करते हैं।
शैवाल जो है यह किस वर्ग में पाए जाते हैं? ये थैलोफाइटा वर्ग में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये तीनों उत्पाद इसमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एथिलीन हार्मोन से संबंधित। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि पादप हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसा हार्मोन, पादप हार्मोन बताइए जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता हो। तो एकमात्र ऐसा हार्मोन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एथिलीन हार्मोन, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और एथिलीन हार्मोन कैसा हार्मोन है? यह एक पादप हार्मोन है। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? इसका प्रयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। उसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, जो तो इसमें बताना है ऑक्सिन हार्मोन, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन। ये चारों के चारों हार्मोन कैसे हार्मोन हैं? ये पादप हार्मोन हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है? तो चार में से तीन इसमें से दे दिए जाएंगे और एक कोई अलग से दे दिया जाएगा, तो वो आपको चुनना रहेगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ से चूज करके बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन पादप हार्मोन नहीं है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन कौन सा हार्मोन होता है? तो ये होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, जिसको हम स्प्लीन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड से रिलेटेड। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, यानी कि हल्का क्षारीय। तो दो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा सकता है कि ब्लड जो होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 से ज़्यादा अगर पीएच मान है तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर 7 से थोड़ा ज़्यादा है तो क्या होगा? हल्का क्षारीय हो जाएगा। ब्लड की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड की मात्रा होती है शरीर के भार का 7%। जितना भार होगा उसका 7% क्या होता है? उसका 7% ब्लड होता है। और अगर लीटर में बात करेंगे तो लगभग कितना होता है? 5 लीटर से लेकर 6 लीटर तक रक्त की मात्रा शरीर में होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। प्लेटलेट्स की कमी कौन से रोग में होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है डेंगू रोग में। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का बनाना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के इसमें सहायक होता है। प्लाज्मा से अगर फाइब्रिन ओजन निकाल दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें सीरम प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह है ओ निगेटिव। देखिए यहाँ पर ओ तो सबको पता होता है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ है। लेकिन अब बात आती है इसमें कि ओ पॉजिटिव है या फिर ओ निगेटिव है, तो यहाँ पर है ओ निगेटिव। इसी प्रकार से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी पॉजिटिव। क्या है? ए बी पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण जो है ये एंटीजन के आधार पर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण पाचक रस किसको कहा जाता है? पूर्ण पाचक रस कहा जाता है अग्न्याशयी रस को। और ये कहाँ से स्रावित होता है? ये डियोडेनम से स्रावित होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक पाचन जो है ये छोटी आंत में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो रेनिन करता है। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन है किडनी की क्रियात्मक इकाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। और किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रॉन से संबंधित पॉइंट है नेफ्रोलॉजी कहलाता है। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। और ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है। और ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो मेमोरी को डिसाइड करता है? तो ये सेरिब्रम ही है जो मेमोरी को डिसाइड करता है। हार्ट बीट और श्वसन जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ब्रेन का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसके द्वारा हार्ट बीट और श्वसन को निर्धारित किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा है।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ईईजी का संबंध किससे है और ईसीजी का संबंध किससे है। तो सबसे पहले ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम और ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इंसेफ्लोग्राम वाला जो है यानी कि ईईजी जो है इसका संबंध ब्रेन से है और ईसीजी का संबंध किससे है, ईसीजी का संबंध हार्ट से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वाधिक रीजनरेशन की पावर शरीर के कौन से अंग में होती है, तो ये होती है लीवर में। और लीवर को ही रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है और यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। तो लीवर से संबंधित 3 पॉइंट याद रखने हैं कि जो सर्वाधिक रीजनरेशन की पावर होती है किसमें होती है, लीवर में होती है। और रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहते हैं, लीवर को कहते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो लीवर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्त दाब को किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई किससे मापते हैं, अल्टीमीटर से। गहराई किससे मापते हैं, फेदोमीटर से। आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से। और दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, तो हाइपोथैलेमस को कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वृद्धि हार्मोन जो है यह किस ग्रंथि से निकलता है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन सा हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। और मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, तो एडीएच हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहा जाता है, बायोलॉजिकल जो क्लॉक है ये पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड ग्रंथि से संबंधित। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है और घेंघा रोग इसी से संबंधित है। और यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित 3 पॉइंट, ये कहाँ पाई जाती है, गले में पाई जाती है। घेंघा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है, थायराइड ग्रंथि से है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कौन कंट्रोल करता है, तो ये कैल्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसी के द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन जो है यह किस ग्रंथि से निकलता है, ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो एकमात्र मिश्रित ग्रंथि जो है ये है अग्न्याशयी ग्रंथि। और इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है, तो अग्न्याशय की जो बीटा सेल होती है उससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलाएंगे तो माल्टोज का निर्माण होता है। सुक्रोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाने से। और लैक्टोज का निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज को मिलाने से। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि केन शुगर किसको कहते हैं, तो सुक्रोज को कहते हैं। फ्रूट शुगर फ्रक्टोज है। ब्लड शुगर कौन सी है, ग्लूकोज है। और टेबल शुगर किसको कहते हैं, सुक्रोज को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, इसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी का सोर्स क्या है, सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह इसका प्रमुख सोर्स है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो B और C हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, A, D, E और K हैं। विटामिन K का वैज्ञानिक नाम फिलिक्विनोन है। और विटामिन E का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि क्वाशियोरकोर और मैरास्मस जो रोग हैं ये किसकी कमी से होते हैं, तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। क्वाशियोरकोर और जो मैरास्मस रोग हैं किसके कारण होते हैं, प्रोटीन की कमी से होते हैं। और प्रोटीन जो है किसका बहुलक होता है, प्रोटीन जो है ये एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो ये सभी रोग के नाम आपको यहाँ से ज़रूर याद रखने हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। इसकी जो ट्रिक है कुमार गौरव सर के द्वारा बताई गई थी कि पापा काम पे सोते हैं, तो ये इसकी ट्रिक है। आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी अगर ऐसे ही याद रख सकते हैं तो ऐसे ही आप लोग याद रख लीजिए कौन कौन से रोग हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। ये सभी रोग किससे होते हैं, ये सभी के सभी रोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। पायरिया रोग किस में होता है, पायरिया रोग जो है ये दांतों में होने वाला रोग है। कालाजार रोग का जो
रोगवाहक है वो क्या है, ये है सैंड फ्लाई। और मलेरिया की रोगवाहक क्या है, मलेरिया की रोगवाहक है मैदा एनाफ्लीज। और उसके बाद में पूछा जाए कि मलेरिया कौन से परजीवी के कारण होता है, ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और अगर पूछा जाए कि निद्रा रोग का वाहक क्या है, तो निद्रा रोग का वाहक है सी फ्लाई। और प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो प्लेग हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, टीबी है, काली खांसी है, टिटेनस है, टाइफाइड है, कुष्ठ रोग है, निमोनिया है और हैजा है। तो ये सभी के सभी रोग किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। काली मौत किसको कहा जाता है, काली मौत प्लेग को कहा जाता है। और टीबी किस जीवाणु की वजह से होता है, टीबी जो है ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु की वजह से होने वाला रोग है। और अगर पूछा जाए कि माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। टीबी का टीका कौन सा है, टीबी का टीका है बीसीजी। और टिटेनस को लॉक्सजा रोग कहते हैं और धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हैंसन रोग के नाम से जाना जाता है। और हैजा किससे होता है, विब्रियो कोलेरी से ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एड्स, एड्स किससे होता है, एचआईवी वायरस से होता है। और एड्स से संबंधित टेस्ट कौन सा है, एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट का संबंध किससे है, एड्स से है। नेक्स्ट पॉइंट है रेबीज, रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। और यह विश्व का पहला टीका था जो कि एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है, ये 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। और पटाऊ सिंड्रोम जो है ये 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। हीमोफीलिया जो रोग है इसको शाही रोग कहते हैं, इसको हम लोगों ने अभी अभी देखा था। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।